इन दिनों जंगल में बारिशों का मौसम चल रहा था। सभी पक्षियों ने अपने अपने मजबूत लकड़ी के घर बना लिए थे और अपने अपने घरों में काफी भोजन भी जमा कर लिया था, सिवाय उस कालू कौवे और उसकी पत्नी के, जिन्होंने ना तो अपना लकड़ियों का घर बनाया था और ना ही भोजन जमा किया था। वो यूं ही बारिश में भीग रहे थे। कालू जी, आप भी काम चोरी कभी नहीं छोड़ेंगे। अब देख लो हम कैसे बारिश में भीग रहे हैं। जब सब पक्षी अपना अपना घर बना रहे थे तो आपको भी अपना लकड़ियों का मजबूत घर बना लेना चाहिए था। मैं तो अपने मैके गई हुई थी, अगर मैं यहाँ होती तो कुछ ना कुछ कर लेती। गोरी, अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है। हमें मिलकर कोई योजना बनानी होगी जिससे हम पक्षियों से भोजन ले सकें। कालू जी, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। तुम जाओ कहीं से भी, मुझे भोजन ला कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें ही कच्चा खा जाऊंगी। गोरी, इतनी बारिश में हमें कोई भी भोजन नहीं देगा। कालू जी, सारे ही पक्षियों ने अपने अपने घरों में भोजन जमा कर रखा है। क्यों ना आज रात हम पक्षियों के घरों से भोजन चुरा लाएं। लेकिन गोरी, हम भोजन चोरी कर भी लें तो रखेंगे कहाँ भोजन? हमारे पास तो घर है नहीं, घोंसले में सारा भोजन खराब हो जाएगा। कालू जी, हम सारा भोजन लेकर जंगल की बाहर वाली गुफा में ले जाएंगे। वहाँ हम बारिश से भी बच जाएंगे और हमारा भोजन भी खराब नहीं होगा। मम्मा, मैं बाहर जाकर थोड़ा सा खेलाऊं? बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, मुझे बारिश बहुत पसंद है। नहीं बेटा, इस मौसम में बारिश में नहाने से बुखार हो जाता है। आप घर में ही रहो, मैं अपने बेटे को पकोड़े बनाकर खिलाती हूँ। और मम्मा, साथ में चाय भी, मुझे पकोड़ों के साथ गरम गरम चाय बहुत पसंद है। फिर जंगल में रात हो जाती है। कालू जी, चलो, अब सारे पक्षी सो गए होंगे। अब हम जाते हैं और सारे पक्षियों का भोजन चुरा लाते हैं। फिर उस तेज बारिश में कालू और गोरी पक्षियों का भोजन चुराने चले जाते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता पक्षियों के घरों में जाते हैं और पक्षियों का सारा भोजन चुरा लेते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी भोजन लेकर जंगल के बाहर वाली गुफा में चले जाते हैं। गोरी, अब इस गुफा में हमारे बरसात के दिन अच्छे गुजर जाएंगे और हमें भोजन की भी कोई चिंता नहीं है। फिर वो दोनों पति पत्नी भोजन खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन जब सब पक्षी सोकर उठते हैं तो किसी भी पक्षी के घर उनका भोजन नहीं था। ये मेरा भोजन कहाँ गया? कोई मेरा सारे का सारा भोजन ही चुरा कर ले गया। अब मैं ये बारिशों के दिन कैसे बिताऊंगा? कुकू बेटा, ये हमारा सारे का सारा भोजन तो कोई चुरा कर ले गया है। हमें तो पता ही नहीं चला कि कोई कब हमारे घर में आया और हमारा सारा भोजन चुरा कर ले गया। ये मेरा भोजन कौन चुरा कर ले गया? मेरी लाल मिर्ची, मेरे अमरूद और मेरी देसी घी की चूरी, कुछ भी नहीं है मेरे घर में। सभी पक्षी बहुत परेशान थे। दूसरी तरफ जब कालू कौवा और गोरी कौवी सोकर उठते हैं तो वहाँ गुफा में एक चील बैठी हुई थी। काले कौवों, ये तुम मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? क्या चील दी, ये आपकी गुफा है? तो और क्या तेरे बाप की है? मैं तो कल से शिकार की तलाश में गई हुई थी, लेकिन तेज बारिश के कारण मुझे कोई शिकार नहीं मिला। लेकिन अब मेरी सारी चिंता खत्म हुई, क्योंकि शिकार तो खुद चलकर मेरे पास आ गया है। तुम दोनों के माँ से मेरे 2-4 दिन तो गुजर ही जाएंगे। चील दी, हमें माफ कर दें, हमें मत मारें। हमें नहीं पता था कि ये आपकी गुफा है। हम अभी यहाँ से चले जाते हैं और फिर कभी इधर नहीं आएंगे। बेवकूफ समझ रखा है मुझे। चील दी,
हम कौवों का सड़ा हुआ मांस खाकर आपको मजा नहीं आएगा। मैं आपको जंगल से दूसरे पक्षी लाकर देता हूँ, आप उनको खाना। हमारे जंगल का कबूतर, तोता और चिड़िया बहुत मोटे ताजे हैं और उनका मांस भी बहुत मजेदार होगा। वैसे मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया है, तो जाओ और जाकर अपने जंगल के सभी पक्षी यहाँ ले आओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। लेकिन कौवे, तुम अकेले जाओगे और कौवी मेरे पास ही रहेगी। तुम्हारा क्या भरोसा, मुझे धोखा दे रहे हो। लेकिन चील दी, चुप चुप करके जाते हो कि खाऊं अभी तुम दोनों को। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जंगल के सभी पक्षी भी एक जगह इकट्ठे बैठे थे। आप सब मानो न मानो, ये उसी कालू कौवे का काम है। उसी ने हम सबका भोजन चुराया है। मैं भी उसी के घोंसले से ही आ रहा हूँ। वो दोनों पति पत्नी गायब हैं अपने घोंसले से। फिर कालू कौवा भी वहाँ आता है। पक्षियों, मेरे पास आप सब के लिए एक अच्छी खबर है। जंगल की बाहर वाली गुफा में ढेर सारा भोजन पड़ा है। आप सब आ जाओ मेरे साथ और वहाँ से भोजन ले आओ। पक्षियों, इस शैतान कौवे की बातों में न आना। मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो गुफा चील की है। ये हम सबको बेवकूफ बना रहा है। पक्षियों को तो पहले ही काले कौवे पर बहुत गुस्सा था। वो सब मिलकर कौवे की खूब पिटाई करते हैं। कौवा बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। दूसरी तरफ जब काफी समय गुजरने के बाद भी कालू कौवा वापस गुफा में नहीं आता, तो चील गुस्से में आकर कौवी को खा जाती है। और फिर ऐसे कौवे और कौवी को उनके किए की सजा मिल जाती है। टोनी चिड़िया की शादी बंटू चिड़े से हुई थी। बंटू चिड़ा बहुत आलसी और कामचोर था। टोनी चिड़िया की एक बेटी भी थी। बंटू चिड़ा कोई काम तो करता नहीं था, इसलिए घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता। चिड़िया ने बहुत बार अपने पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो ऐसा था, चिड़िया को आगे से मारना शुरू कर देता। मैं क्या करूं? मैं अपनी बेटी को भूखे मरता नहीं देख सकती और मैंने तो अपनी बेटी को पढ़ाना भी है, लेकिन ये सब कैसे होगा? वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरी माँ ने मेरी शादी इस नखट्टू और कामचोर बंटू से कर दी। लेकिन अब मैं भी नहीं बैठूंगी। अपनी बेटी के लिए मुझे घर से निकलना ही होगा, लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं? तालीम तो मेरे पास है नहीं जो मुझे कोई नौकरी मिल सके। फिर चिड़िया के विचार में एक बात आती है। चिड़िया के पास एक सोने का हार था जो शादी के समय उसे उसकी माँ ने दिया था। वो फैसला करती है कि वो अपना हार बेचकर कोई छोटा मोटा काम धंधा शुरू कर दे। फिर टूनी बाजार जाती है और अपना हार बेचकर कांच की चूड़ियाँ खरीद लेती है और जंगल में जाकर बेचना शुरू कर देती है। वो सारा दिन जंगल में मारी मारी फिरती और चूड़ियाँ बेचती और जो पैसे कमाती उनसे घर का गुजारा करती। चूड़ियाँ बेचकर वो ज्यादा नहीं, इतना तो कमा लेती है जिससे वो अपने घर को चला सके। फिर एक दिन बंटू चिड़ा अपनी बेटी गुड़िया से कहता है, गुड़िया, जा अपनी माँ से कुछ पैसे लेकर आ, मुझे चाहिए। इतना पैसा कमाती है, कभी ये नहीं कहा कि अपने पति को भी कुछ दे दे। मम्मा मम्मा, पापा कुछ पैसे मांग रहे हैं। क्या? उस बेशरम बंटू को शर्म नहीं आई बात करते हुए? तू बैठ इधर, मैं पूछ कर आती हूँ उस नखट्टू चिड़े से। क्यों जी, आपको जरा शर्म नहीं है? काम धंधा कोई करते नहीं हो, उल्टा जो मैं थोड़ा बहुत अपना घर चलाने के लिए कमाती हूँ, अब तुम वो भी मांगने लग गया? नखट्टू और कामचोर कहेंगे। ये तो 4 पैसे क्या कमाने लग गई। बड़ी लंबी हो गई है तेरी जबान जो मुझे कामचोर कह रही हो। कामचोर को कामचोर नहीं कहूँगी तो और क्या कहूँगी? मैं तो तुम्हें ऐसा ही कहूँगी। ठहर जरा, बताता हूँ तुझे मैं। बंटू चिड़ा अपनी पत्नी टूनी चिड़िया को पीटना शुरू कर देता है। छोड़ मुझे कामचोर, छोड़ मुझे, अब मैं तुमसे डरने वाली नहीं।
बंटू तो टूनी को मारना ऐसा शुरू हुआ था, वो तो रुक ही नहीं रहा था और टूनी को मार मार कर नीचे गिरा देता है और फिर उसकी बेटी भी आ जाती है। पापा, आपने मेरी मम्मा को क्यों मारा? आप बहुत बुरे पापा हैं। मेरी सहेलियों के पापा आपकी तरह के नहीं हैं। वो तो अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार भी इतना ज्यादा करते हैं और पैसे भी कमा कर लाते हैं। अब तू भी अपनी माँ की जबान बोलने लग गई। काट कर रख दूंगा अगर मेरे सामने जबान खोली तो। बेटी तू इसे छोड़, ये तो कामचोर होने के साथ साथ पागल भी हो गया है। चल हम जरा बाहर चलती हैं, इसे बोलने दो। फिर टूनी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टूनी फिर से चूड़ियाँ बेचने जाती है। चूड़ियाँ ले लो जी, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। टूनी की आवाज सुनकर बबली कबूतरी भी चूड़ियाँ लेने बाहर निकलती है। बबली कबूतरी उस जंगल की सबसे अमीर पक्षी थी। अरे चिड़िया, दिखा तो जरा मुझे अपनी चूड़ियाँ, कैसी बेच रही हो? जी कबूतरी जी, देखें मेरे पास हर रंग की चूड़ियाँ हैं, लाल, पीली, नीली, हरी। आपको किस रंग की चूड़ियाँ चाहिए? अरे वाह, तुम्हारे पास तो बहुत सुंदर चूड़ियाँ हैं। फिर कबूतरी का ध्यान चिड़िया के चेहरे पर जाता है, जहाँ पर उसके पति की मार के निशान थे। चिड़िया, ये तुम्हारे मुंह पर चोट कैसे आई? ये सुनकर तो चिड़िया रोने लग जाती है। मैं आपको क्या बताऊं, मेरा पति मुझ पर कितने जुल्म करता है। काम धंधा कोई करता नहीं है, उल्टा जो थोड़ा बहुत मैं कमाती हूँ वो भी मुझसे छीनने की कोशिश करता है और अगर कुछ ना दूं तो मारना शुरू कर देता है। मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। अब आप ही बताएं, मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँ? वो कबूतरी अमीर होने के साथ साथ बहुत दयालु भी थी। वो अपने घर जाती है और एक बहुत बड़ी रकम ले आती है। ये लो चिड़िया, और तुम मुझे अपनी सारी चूड़ियाँ ही दे दो। लेकिन बीबी जी, ये रकम तो बहुत बड़ी है। तुम्हारे लिए बड़ी होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरे बच्चों का बहुत बड़ा बिजनेस है, इतने पैसे तो वो 1 मिनट में कमा लेते हैं। फिर टूनी वो पैसे लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है और जाकर अपने लिए एक छोटा सा घर खरीद लेती है और अपनी बेटी के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने लगती है।